नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और चर्चा में ये कि चिंतन मंथन सस्पेंस लगातार यूपी में जारी है। जी हां, 2 दिन होने को आया है लेकिन बैठकों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। कल भी बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, उन्होंने जिला महामंत्रियों से बातचीत की। आज भी उन्होंने दोनों ही डिप्टी सीएम से बात की है। और वहीं बात करें मंत्रियों की तो तमाम मंत्रियों से अलग अलग बात की है बीएल संतोष ने। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया है या फिर ये बाहर निकल कर नहीं आया कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ हुआ। अभी विधायक बच्चे हैं, उनसे भी बैठक होनी बाकी है। विधायक 4 है कि वे भी बीएल संतोष से मुलाकात करें। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। लेकिन आपको बता दें, बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा की अप्रत्याशित हार ने भाजपा शीर्ष नेतृत्व ही नहीं बल्कि आरएसएस को भी सख्ते मिला दिया। कोरोना महामारी को लेकर जनता में हुए असंतोष का असर यूपी पंचायत चुनाव में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां विपक्ष को सत्ताधारी पार्टी को घेरने का मौका मिला, वहीं पंचायत चुनाव के वक्त भाजपा कोरोना को लेकर बैकफुट पर दिखाई दी। चुनावी नतीजों के बाद भाजपा संगठन से लेकर सरकार सत्ता तक सबके सब आरएसएस के हाशिए पर है। सबसे पहले आरएसएस ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। उसके बाद यूपी भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो गया। उसके बाद से अटकलों और कयासों का बाजार गर्म रहा। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह 2 दिवसीय बैठक कर यूपी रणनीति को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं। वो लगातार अलग अलग मोर्चे मंत्रियों से लेकर क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सस्पेंस बरकरार है कि आखिर यूपी में क्या कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा, क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ रणनीति 2022 को लेकर तय की गई है। क्योंकि आरएसएस तक बात पहुंच गई और आरएसएस भी अब यूपी चुनाव को लेकर सख्ते में आ गई है। आज की चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक के बाद। मंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है? 2022 300 पार मंत्री हैं। तो बता दें, यूपी में बड़े बदलाव को लेकर एक बैठक चल रही है। संगठन मंत्री बीएल संतोष वहां पहुंचे हैं। दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों से उन्होंने अलग अलग बातचीत की। तमाम मंत्रियों से उन्होंने चर्चा की, योगी सरकार के कामकाज का जायजा लिया। लेकिन 2022 की पूरी तैयारी में आगे आ गई है अब बीजेपी। बता दें, पंचायत चुनाव की हार के बाद कहीं ना कहीं अब योगी सरकार चिंता में आ गई है, सख्ते में भी आ गई है। क्योंकि सरकार और संगठन के बीच लगातार मंथन जारी है। सत्ता वापसी की और पूरी तरह से तैयार है बीजेपी सरकार। ऐसे में पहले भी कुछ बैठकें हो चुकी है। बात करें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम बैठकें विधानसभा चुनाव को लेकर हो चुकी है। 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन अभी से तैयारियां जोरों पर है। और कहीं न कहीं इस चिंता का विषय है एक तो जातीय समीकरण। बात करें विपक्ष का अचानक से मुखर होना, उसके बाद पहली लहर के बाद जो दूसरी लहर में अवस्थाएं हुई, उसको लेकर भी लगातार चर्चा हुई देश नहीं विदेश में भी। तो लगातार इसी को लेकर अब मंथन हो रहा है। बीएल संतोष यूपी पहुंचे हैं। और चलिए आज की चर्चा इसी पर, लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए ओपी सिंह जी मौजूद है। हमारे साथ ओमकार नाथ सिंह कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए मौजूद है। सुनील सिंह सपा नेता हमारे साथ मौजूद है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल भारद्वाज भी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल में अनिल जी से चाहूंगी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी सबसे पहले सवाल बीजेपी से मैं रख रही हूँ। ओपी सिंह जी, आपको आगे आना चाहिए। बैठक लगातार जारी है, 2 दिन होने को आए हैं, लेकिन ये सस्पेंस लगातार बरकरार है। क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है, क्या कुछ रणनीति बन रही है इस बैठक में? देखिए, हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है, जिसके तहत बैठकें और पदाधिकारियों का मिलना जुलना होता है। साथ ही चुनाव हर पार्टी के प्रति जब बैठक होती है तो कयास लगाना स्वाभाविक है। हमारे जो प्रदेश प्रभारी है आदरणीय राधा मोहन सिंह जी लगभग हर महीने आते हैं, बैठकें करते हैं, मंत्रियों की, संगठन की, जिलों में जाते हैं, मंडलों में जाते हैं। हाँ, ये बात और है कि जो हमारे राष्ट्रीय सघन महामंत्री बीएल संतोष जी आए हैं और उन्होंने बैठकें ली है। बहुत दिनों से मैं चैनलों पर, अखबार में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार में बदलाव होगा, संगठन में बदलाव होगा, बहुत बड़ा उसमें
भविष्यवाणियां भी की जा रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो बैठकें हो रही है वह 2022 के चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति बनाने के लिए बैठकें थी, जिसमें 2017 के रिकॉर्ड को कायम करने के लिए विचार विमर्श किया गया। संगठन को मजबूत प्रभावी करने के लिए बैठकें की गई। सेवा ही संगठन है अभियान के तहत कोरोना महामारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जन जन तक जाकर के सेवा भाव में सक्रियता लाने के लिए की गई। जिला पंचायत आगामी और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर ये तमाम चीजों पर संगठन और सरकार मंथन करती है, हर पार्टी करती है, हमारी पार्टी भी मंथन कर रही है। कयास लगाना मीडिया का काम है, मीडिया कयास लगा रही है, लेकिन हमारे जो डिप्टी सीएम अभी आपने बाइक दिखाया है, उन्होंने भी यही कहा कि 2000 देखिए दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। बंगाल चुनाव के बाद जो भी हमारी सफलता मिली, 3 से हम 74 गए। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में 300 के पार इस बार भी रिकॉर्ड कायम करने के लिए ये पहली बैठक आपने देखा है। लगातार बैठकें होगी, लगातार कार्यक्रम होगा, लगातार निर्देश दिए जाएंगे, इस तरह के कार्यक्रम लगातार। अब आप जो आगे का कार्यकाल है 8 महीने का, इसमें लगातार आप देखेंगे। बिल्कुल, ये बैठक के बाद ये भी कहा जा रहा है, ये बयान सामने आया कि 300 सीटों से जीत रही है बीजेपी। सपा से कमेंट लेते हैं सुनील जी, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपसे एक कमेंट ले रही हूँ मैं, क्या लगता है इतनी बैठकें 2 दिन होने को आए हैं, अब उप मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बैठकें, मंत्रियों से अलग अलग बैठकें, विधायकों से भी बैठक होगी, आप कैसे देख रहे हैं इस बैठक को, क्या समझ रहे हैं इससे? वागिशा, ये कितने बेशर्म लोग हैं। हमें अफसोस होता है कि आज चिताओं की आग, जो कोरोना से लोग मरे हैं उनके चिताओं की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। ये भाजपा वालों को चुनाव की पड़ गई, और ये चुनाव कितने के साथ कह रहे हैं बैठकें होंगी, हम 300 पार जाएंगे। अरे आप 300 कम नहीं, 403 पार चले जाइए। इस समय गरीबों, किसानों, मजदूरों को जान बचाने का समय है। कोरोना से इस प्रदेश का नागरिक मर रहा है। हमने अपने परिजनों को खोया है, हमने अपने रिश्तेदारों को खोया है, हमारे तो अभी आंसू भी नहीं सूखे हैं। आपको चुनाव का पड़ेगा। अरे उत्तर प्रदेश की जनता इस भयानक स्थिति में, जब आपको उनके आंसू पहुंचने चाहिए, जब आपको उनके लिए शमशान घाट पे लकड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए, चिताओं पे कब्रिस्तान में आपको व्यवस्था देनी चाहिए, हमारे लिए दवाई की व्यवस्था देनी चाहिए। ऐसे समय में आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये जनता है, जानती है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाने का मन बना रही है और सबक सिखाएगी। बड़े आसान से बड़े कंजूसी से आ रही है आपके पास भी आऊंगी ओपी सिंह जी। अरे ये चल रहा भाई, इस जान बचाओ, आप सरकार में हो, ऑक्सीजन तो दे नहीं पाए, दवाई तो दे नहीं पाए, बेड तो उपलब्ध नहीं करा पाए, शमशान घाट पर लकड़ियां तो दे नहीं पाए, और नहीं तो चिता, और नहीं तो शमशान जो वहां पे डेड बॉडियां थी उनके कफन को नोचने का काम किया। आपको एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए, वहीं आप 300 पार का संकल्प लेकर के बैठक कर सुनील जी, आपके तमाम सवालों के जवाब लेंगे ओपी सिंह जी से, ओपी सिंह जी से जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी जुड़े हुए हैं। तो चलिए, अनिल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ओमकार नाथ सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। ओमकार जी, आपके पास आऊंगी मैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है, 2 दिन हो गए हैं बीजेपी की बैठक को लेकर, 2022 को लेकर रणनीति तय हो रही है, क्या समझ रहे हैं आप इस बैठक से? और अगर बीजेपी बैठक कर रही है तो विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि बैठक में ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना को लेकर, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर चर्चा हुई है। नहीं, कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है। हर सरकार और हर संगठन समय समय पर अपनी बैठक करता है, और करनी भी चाहिए उसको। उसमें क्या फैसले ले रहे हैं, जब वो सामने आता है जनता की, तो पता चलता है क्या चीज है और क्या नहीं। लेकिन जो पत्रकारों के माध्यम से, जो अखबारों के माध्यम से, जो आपके चैनल के माध्यम से
सुनने में आ रहा है कि भारी फेरबदल होने वाला है, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जानी चाहिए कि भारी फेरबदल आखिर क्यों हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी नहीं संभाल पा रहे हैं? तो 4 साल क्यों चलवाया आपने भाई? 4 साल नहीं चलवाना चाहिए था आपको। और अगर 4 साल चलवा दिया तो अब 8 महीने इलेक्शन को रह गए, तो अब इसमें फेरबदल की क्या आवश्यकता है? संगठन में तो आपने उनके आने के बाद फेरबदल किया था, उसके बाद अब फिर संगठन की भी चर्चा सुनाई पड़ने की फेरबदल हो रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि केंद्रीय नेतृत्व ये समझ रहा है, अगर ये सच है, मैं नहीं कहता हूं कि ये सच है, अगर ये सच है तो केंद्रीय नेतृत्व ये समझ रहा है, अगर ये सच है कि भाई यहाँ बदलाव करना चाहिए, तो ये तो उनको पहले सोचना चाहिए। अब आप देखिए 2-3 ऐसे उदाहरण हैं कि अगर वो मंथन कर रहे हैं तो कम से कम इसी पर मंथन कर लें। आगरा में ये जो है चुनाव कराने जा रहे हैं, जो उपचुनाव हैं, जो सीटें बची हैं, जिसमें 4 ग्राम प्रधान हैं, 3 पंचायत सदस्य हैं और 2200 से अधिक जो हैं वो आपके ग्राम पंचायत सदस्य। इसमें लगभग 20 लाख लोग वोट करेंगे और 3408 इनके मतदान केंद्र बन रहे हैं, मतलब मतदेय स्थल बन रहे हैं। अब 17,000 के करीब कर्मचारी उसमें जाएंगे और इतने आदमी जब वोट डालने चलेंगे, अभी उत्तर प्रदेश के कम से कम 28 राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है और ये वहां पर 12 जून को चुनाव करा के अभी एक चुनाव का नतीजा आपने देखा किस तरह से भरा है, और फिर 12 को करा के फिर जनता को मारना चाह रहे हैं, चाहे थर्ड फेज लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अलीगढ़ में जो हुआ वो आपने देखा अपनी आंखों से। लेकिन ओमकार जी, इनका ये कहना है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो चुनाव नहीं हुए, फिर वहां ऐसी स्थिति क्यों हुई? ये बीजेपी का लगातार कहना है। महाराष्ट्र में विदेशों से मैक्सिमम महाराष्ट्र में मुंबई में आते हैं, वहां से स्प्रेड हुआ, बेंगलोर में आते हैं वहां से स्प्रेड हुआ, दिल्ली आते हैं वहां से स्प्रेड हुआ। तो वो लोग आए और चुनाव अगर आप ना कराते तो ये नहीं स्प्रेड होता, इसलिए कि वहां के लोग यहाँ आए, वहां फैला हुआ था और वहां के लोग यहाँ वोट डालने आए। नतीजा क्या हुआ कि यहाँ भी बढ़ गया। उसकी बात नहीं है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बीमारी फैल रही है तो आपने लॉकडाउन क्यों लगाया? आपने लॉकडाउन तो इसीलिए लगाया ना कि रुक जाए, उसका फायदा हुआ। तो आज क्यों लॉकडाउन आप हटाने के बाद तुरंत फिर वही भीड़ कर रहे हैं इकट्ठा? चलिए ओमकार जी, आपके तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। ओपी सिंह जी से लेते हैं। सुन लीजिए, आगरा में 100 आदमी मर गए जहरीली शराब से। 2016 में ये आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी और 16 से लेके आज तक कम से कम 8-10 जिलों में ये घटनाएं हो चुकी हैं। 8-10 जिलों में, जिसमें आपके प्रतापगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, बदायूं, आजमगढ़, बुलंदशहर है और बराबर आदमी इससे मरते रहे। इन्होंने एक बार उस समय कोई कमिश्नर थे उनको हटाया, गुरु प्रसाद जी को लाए, अब गुरु प्रसाद को हटा के इनको लाए हैं। कमिश्नर को हटा देने से क्या काम हो जाता है? ओमकार जी जवाब लेते हैं ना, जवाब लेते हैं। ओपी सिंह जी वो भी कुछ बोलना चाह रहे काफी समय से। ओपी सिंह जी कहिए, कुछ कह रहे थे आप? चाहिए थी कि भाई कैसे इस जहरीली शराब को रोका जाए बनने। हाँ बोले। हाँ, मेरा ये कहना है बड़े साफ शब्दों में, और ये पूरा देश जानता है, मैं कोई नई बात कहने नहीं जा रहा। देखिए, ऐसा ओमकार जी और सुनील जी की ये तो सत्य है कि आपको कोई जो है संगठन में बैठक करने की और किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पार्टी ऐसी है, सुनिए, एक पार्टी ऐसी है कि जहां न राष्ट्रीय महासचिव की जरूरत है, न प्रदेश प्रभारी की जरूरत है। अरे बेटे और बाप ने राय कर लिया, वही जो है पूरा जो है आदेश हो गया। एक पार्टी ऐसी है जहां माँ बेटे ने जो तय कर दिया, पूरे देश के पार्टी को मानना है। भारतीय जनता पार्टी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, ये लोकतांत्रिक तरीके से चलती है और आज यही कारण है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है नंबर 1। ओमकार नाथ जी, आप हमसे सुनो यार, लाख जूता चलना बाकी है आपकी बैठक में, और इससे पहले भी जब बैठक हुई थी तो आपने देखा कितना लोकतांत्रिक पार्टी है। सुनील सिंह जी, आपको पता है आपको जानकारी है बैठक के बारे में? बिल्कुल। तो बताइए ना क्या जानकारी है, वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आपकी बैठक में क्या चला। ओपी सिंह जी को तो पता नहीं, आपको पता है तो आप बता दीजिए। अरे भाई, तो पूरे प्रदेश को जानकारी है, प्रदेश के बच्चा को जानकारी है कि इनके बैठक में क्या हो रहा है।
इसी तरह से चलाना है। पूरे प्रदेश को जानकारी इनके बैठकों चलिए में सुनील क्या जी, हो रहा सुनील जी है? मैं आपके पास भी आऊंगी। आप कह रहे हैं ना बैठक के बारे में देखिए, जानकारी, लेकिन ओपी सिंह जी से जानते हैं ना पहले वो क्या करेगा ये। यह सुनील जी देखिए, ये बताने की जरूरत नहीं है कि परिवारवादी पार्टी कौन है, गुंडा पार्टी कौन नगर में है, दिखाई दिया हर था लूटने वाली पार्टी कौन है। सांसद और विधायक में कितना अनुशासन है दिखाई दिया था प्रकाश जी। न तो आप गुंडा वाली पार्टी के सदस्य हैं, न तो आप धन वाली पार्टी के सदस्य हैं, न तो परिवारवादी पार्टी के सदस्य। इसलिए आप शांत रहिए, जो पूछ रहे हैं वो जवाब मुझको देना है। आप क्यों बीच में परेशान हो रहे हैं भाई? आप गलत जवाब दे रहे हैं प्रकाश जी, आप सही जवाब दे रहे हैं। क्यों गुमराह कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को? ओपी सिंह जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं बैठक के बारे में आपसे पूछ रही हूँ, आपसे ज्यादा जानकारी सुनील जी को। वो कह रहे कि बैठक के अंदर लात मुंह से चले, ये कह रहे हैं। प्रदेश को जानकारी है, नहीं बताए ना, जाकी रही बाबूसा जी पूरे प्रदेश को जानकारी है बैठक के बारे में। इनकी पार्टी में जो है, जब पिता पुत्र की कोई चोर दरवाजे से निकल रहा है, कोई छुप के भाग रहा है, प्रेस से बात नहीं कर रहा है। लेकिन सुनील जी बैठक करना तो कोई गलत बात नहीं ना, मंथन करना। आप लोग मंथन नहीं करेंगे क्या? आगे चुनाव आएंगे तो बिल्कुल बैठक करें, लेकिन इनके लोकतंत्र की लोकतांत्रिक एक एक करके बोलिए। सुनील जी, व्यवस्था सुनील जी मैं आपके पास आऊंगी। अभी आप चुप रहिए, पहले मैं ओपी सिंह जी से जवाब लूंगी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। ओपी जी कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सुनील जी बैठक करें न करें, इनका पिता पुत्र का जो आदेश है वो पार्टी के लिए सिरोधार। मैं क्यों उनका टीका टिप्पणी करूं? अरे भाई, कोई पार्टी बैठक करती है, अगर मान लीजिए वो संगठन में बदलाव करती है, संगठन को इनको क्या पसीना आ रहा है? इनको पसीना जानते क्यों आ रहा है? इस बैठक से परेशानी क्या? एक पार्टी को परेशानी ये है कि कहीं हमारा खाता इस बार बंगाल की तरफ उत्तर प्रदेश में खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से खाता खुलने वाला नहीं है। सुबह होते ही भाई बहन ट्विटर पर आ जाते। दूसरी पार्टी, न जनता के बीच कोई मुद्दा है, न जनता की सेवा से इनका कोई वास्ता है। इस कोरोना महामारी में केवल ट्विटर पर सवेरे और अखबार पर एक बयान और क्रिटिसाइज सरकार कर। अरे मेरे भाई, 38,000 हमने तो कम से कम 100 का आप सर्व करो, हमने तो आप सर्व करो। आप भी जनता के बीच में गए होगे, आप जनता की सेवा किए होते तो आज ताल ठोक के बैठते आप। हमने तो 100 का कफन नहीं बेचा प्रकाश जी ना, आप बैठ हमने करके तो 100 का कफन तो नहीं चलिए बेचा। ओपी सिंह जी आप जवाब लेते हैं। अब अभी बहुत देर से सुनील जी बोल रहे हैं कि बैठक के बारे में उनको जानकारी है। सुनील जी अब आप बताइए, आपको क्या जानकारी बैठक के बारे में? बादशाह जी, भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक कल से चल रही है, आप अपने सूत्रों से पता लगाइए, आपका वहाँ पर रिपोर्टर होंगे। सुनील जी आपने भी कहा कि मुझे बैठक के बारे में पता है, बैठक में लात मुंह से चले, तो बताइए ना। मुझे बादशाह, मुझे नहीं, पूरे प्रदेश को जानकारी है कि वहाँ लात जूता चलना बाकी रह गया, बाकी सब हो रहा है। वहाँ पे सुनील बंसल आप योगी आदित्यनाथ को नहीं चाहते, वहाँ पे सुनील बंसल योगी आदित्यनाथ को नहीं चाहते, योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को नहीं चाहते, वहाँ पर ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ को नहीं चाहते। वहाँ पूरा मारपीट का माहौल है अंदर बाजी साहब, वहाँ पूरा मारपीट का माहौल है। ओम प्रकाश जी को जानकारी नहीं है या ओम प्रकाश जी बताना नहीं चाहते, क्योंकि नौकरी चली जाएगी ओम प्रकाश जी को अगर सच्चाई बता देंगे तो। लेकिन सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है कि वहाँ जूता चप्पल चल रहा है। बाजी साहब आप जानकारी करो, वहाँ पे जूता चप्पल चल रहा है, ओम प्रकाश जी को जानकारी नहीं है। बहुत स्थिति खराब है अंदर की। और जो बैठक से भाग लेकर के बाहर आ रहा, उनके चेहरे को देख लीजिए, पढ़ लीजिए उनके चेहरे को। उनके शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी चोर दरवाजे से निकल करके भागे हैं। क्यों चोर दरवाजे से निकल करके भागे हैं? आप वहीं पैरा, सुनील जी आपका पैरा वहीं था क्या? मीटिंग, आप लोग मीटिंग पे ध्यान रख रहे हैं कि आखिर मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है? हम नहीं ध्यान रख रहे हैं, अरे सरकार है इनकी, पूरा प्रदेश ध्यान रख रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। 4 सालों में इन्होंने प्रदेश को किस हाल में पहुंचा दिया। आज इनका केंद्रीय नेतृत्व इनके मुख्यमंत्री से नाराज है, इनके मंत्रियों से नाराज है। प्रदेश को किस हालत में पहुंचा दिया। चलिए सुनील जी हम यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर बैठक में क्या हुआ है। मैं ओमकार जी के पास आऊंगी, उसके बाद मैं फिर से ओपी सिंह जी के पास आऊंगी। ओमकार जी आपसे जानना चाहूंगी, सपा के जो नेता है उनका कहना है कि बैठक में कुछ और ही चल रहा है, आप क्या देख रहे हैं इसमें? और इनका भी कहना है ओपी सिंह जी का कि जैसे बंगाल में खाता नहीं खुला वैसे यूपी में भी खाता नहीं खुलेगा, तो फिर आखिर क्यों टांग अड़ा रही है कांग्रेस पार्टी बीच में? ठीक नहीं, ओपी सिंह जी ठीक कह रहे हैं और उनको खुश होना चाहिए कि माँ बेटे या भाई बहन जो नहीं आ रहे हैं और खाता नहीं खुलेगा, तो आप हमको क्यों कह रहे हैं कि हम मेहनत करें? हम मेहनत करें, आपको हराएं, तो आप प्रयास करेंगे। आपने कहा है तो आपके आदेश का पालन करेंगे मित्र। आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारा खाता नहीं खुल रहा है।
हमारे लिए चिल्लाने की क्या जरूरत? हम तो आपको राय दे रहे थे, अब आप राय नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। अब आपने कहा सुनिए, अब मेरी सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अब मेरी सुन लीजिए, जनता ने तो नकार ही दिया, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। आप कहते हो बाहर निकलिए, भाई हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री जी से कह दीजिए कि हम लोग को बाहर निकलने दें। अभी राकेश सजान जी फतेहपुर जा रहे थे और वहाँ लोग बीमार थे, तो रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया, जाने नहीं दिया। वहाँ के एमपी रहे हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कि जाके वहाँ पर जो बीमार आदमी उनको देख ले। तो इतना तो कम से कम आपसे निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी से कहिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर किसी की मदद करने जा रहे हैं तो उनको जाने दें, राजनीति करें तो उनको बंद कर दें, वो आपका हक बनता है। क्योंकि राजनीति आप ही को करनी और बाकी किसी विपक्षी दल को करनी नहीं चाहिए, न सपा करनी चाहिए, न कांग्रेस करनी चाहिए, न बसपा करनी चाहिए। ये सब लोग नालायक हैं, वो आप ही के लिए बना हुआ है। लेकिन जनता की सेवा तो हमें करने दीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन आपसे। एक चीज, दूसरी चीज कि जो आपके यहाँ सिस्टम चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप मुख्यमंत्री बदले न बदले, फेरबदल करें न करें, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो मैसेज जा रहा है वो आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा रहा है, एक मित्रवत बता रहा हूँ, और इसको आप मानिए। नहीं मानते हैं, जितने अखबार वाले हैं उन पर आप फाइन कीजिए, उन पर मानहानि का मुकदमा कीजिए, क्या झूठा बयान फैला रहे हैं, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, और नहीं तो इसको मानिए कि आपकी प्रतिष्ठा गिर रही है। मुख्यमंत्री कहीं बैठे हों, जैसा अखबारों में दिखाई पड़ रहा है, संगठन एक एक मंत्री से राय ले रहा है, तो ये तो मुख्यमंत्री का अपमान हुआ ना भाई मेरे। हम अगर कहीं के अधिकारी हैं और हमारे नीचे के आदमियों से आप बात करिए और हमसे बात न कीजिए, सबसे बाद में बात कीजिए, तो इसका मतलब हमारी शिकायत हुई है, तब ना आए हैं आप बात करने के लिए। और जिस आदमी को आप हिंदुत्व का चेहरा बना के पूरे देश में घुमा रहे हैं, उस आदमी को आप इस तरह से अपमानित कर रहे हैं अपने यहाँ, तो फायदा क्या उस आदमी के रहने का? वो तो कोई सुनेगा ही नहीं। कल से देखिएगा उनके जो आदेश है और गड़बड़ होने लगेंगे और गुस्से में वो और क्या कहते हैं फैसले करने लगेंगे। तो इसलिए मेरी राय है बहुत कायदे से। लेकिन ओमकार जी, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आखिर इस तरह के जो आपने बयान दिए कि हमें कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं लगता इतनी सालों से कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, धीरे धीरे जमीन से खत्म हो रही है? कांग्रेस कभी भी किसी दूसरे दल में नहीं झांकती है कि क्या हो रहा है। कांग्रेस अपने दल में झांकती है, अपना जो काम करना है वो कर रही है, जो उसे काम करना है वो कर रही है। दूसरे को वो समझ में आ रहा है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। हमें बीजेपी में क्या करना है इससे क्या मतलब? लेकिन इनका तो यही कहना है ना कि विपक्ष बस राजनीति करती है, भ्रम फैला रही है, बस यूपी को लेकर भी भ्रम की राजनीति करी है कांग्रेस ने। आपसे आपके चैनल बैठे हमने एक बार कहा कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, हमने कहा आपसे, तो जब हम कुछ कह नहीं रहे तो आप हमको जबरदस्ती क्यों उसमें लपेट रही हैं? ये मैं नहीं खेल रही हूँ ओमकार जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ। तो आपने खुद देखा है कि बीजेपी हमेशा से कहती आई कि कांग्रेस विपक्ष की कांग्रेस भ्रम की राजनीति कर रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। चलिए ओपी सिंह जी के पास आऊंगी। ओपी सिंह जी, आपका ये क्या कह रहे थे आप? इनका कहना है बैठक के बारे में ये बात कर रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी पार्टी बैठक करती है, इसमें इन लोगों को क्या परेशानी है? नंबर एक। नंबर दो, भाई हमारी तो पार्टी है, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी है, ये अंतर कलह बता रहे ओपी जी। सुनिए बता रहे, बोलने दीजिए। कुछ पार्टियां ऐसी है जो पार्टियां नहीं है, परिवार है। नंबर तीन, हमारे बड़े भाई ओंकार जी को वाकई बहुत कष्ट है कि मुख्यमंत्री जी से राय नहीं लिया गया और मंत्रियों से राय लिया गया। मैं बड़े भाई ओंकार जी को बताना चाहूंगा कि कल सायंकाल 2 घंटे तक लगातार सीएम आवास पर बैठक चली है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि बैठक के बाद हुआ है, जब गुस्सा हुए क्यों परेशान हो रहे हैं? इनको क्या दिक्कत है? बैठक करनी नहीं है, उनका कोई एजेंडा है नहीं, उनका कोई राष्ट्रीय महासचिव को कोई एक पैसे का अधिकार तो है नहीं। और अगर हम संगठन की बैठक कर रहे हैं, हम सरकार के कामकाज का मंथन कर रहे हैं, हम तो करते हैं। हमारी सरकार केंद्र प्रदेश में पहली सरकार है जो हर साल के कामकाज का डाटा जनता के सामने रखा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं डाटा रखा कि हमने 1 साल के अंदर क्या काम किया है, क्या करने वाले। हम तो बताते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कोरोना का अलाप राग रहे हैं, इतनी बड़ी दूर जा चुकी है, अंधी से चौथा है। योगी आदित्यनाथ ने 60 जनपदों का दौरा किया, 18 मंडलों का दौरा किया, गांव का दौरा किया और उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की जिसको WHO ने सराहा है।
हाई कोर्ट परसों रहा है। अरे भाई शर्म से दूर करिए, हाई कोर्ट ने भी परसों रहा है, नीति आयोग ने सराहा है। अब क्या चाहते हो? ओपी जी एक और सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ। ओपी जी ओमकार जी आपके पास भी आऊंगी, ओमकार जी आपके पास आऊंगी। ओपी जी से एक सवाल, एक कमेंट लेना चाह रही हूँ। उनका कहना है कि मंत्री सतीश द्विवेदी पीछे के दरवाजे से निकल गए, बाकी सब मंत्री सामने से निकले, ऐसा क्यों? अब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय बना है उसमें हमने तो नहीं देखा कि कौन सा आगे का दरवाजा है, कौन सा पीछे का दरवाजा है। हाँ, कांग्रेस के लोग वहाँ गिनती दे रहे होंगे कि कौन आगे से निकल रहा है, कौन पीछे से निकल रहा है, वो बात अलग चीज है। अरे भाई सतीश द्विवेदी जी हमारे मंत्री है, कहे तो पीछे से निकलेंगे, आगे और पीछे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कोई दरवाजा है ही नहीं है। सामने से एक दरवाजा है, एक साइड से दरवाजा है, तीसरा दरवाजा तो हम भी प्रवक्ता हमने नहीं देखा, लेकिन ओमकार सिंह के जो पार्टी के लोग हैं वो दरवाजा। लेकिन इनका कहना है कि भाई को अनुचित लाभ दिया है उन्होंने, इसीलिए पीछे के दरवाजे से उनको निकलना पड़ा। ये आरोप भी लग रहे हैं मंत्री जी पर लगातार। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर मान लीजिए भाई को लाभ दिया तो पिछले दरवाजे से क्यों निकलेंगे? अरे भाई को लाभ दिया तो पार्टी अपनी कार्रवाई करेगी, जो कुछ भी करना पार्टी करेगा। ऐसा कौन सा उन्होंने पाप किया पिछले दरवाजे से निकलेंगे ताकि कांग्रेस वाले देख न दें, सपा वाले देख न दें? ऐसी क्या बात है, क्यों आप आगे पीछे निकाल रहे हैं? अरे मीटिंग में गए, जैसे हमारे दोनों डिप्टी सीएम और 1 दर्जन मंत्री गए, उनसे अलग अलग उन्होंने राय लिया। सरकार, संगठन, विभाग, उनके विभागों के कामकाज के बारे में उनसे चर्चा गहन मंथन किया। इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? ये क्यों दर्द हो रहा है? नाम खराब बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बैठक भाजपा की हो रही है और सपा और कांग्रेस के साथी अनाप बैठक हुई। क्या हुआ, क्यों हुआ, कयास लगा रहे हैं सरकार में कहीं फेरबदल न हो जाए, कहीं जो है मुख्यमंत्री भाई क्यों आप लगा रहे हो? दूसरे के पार्टी में क्यों जो है आप जो है वो चित्रा विशेषण करके देखने के, अपनी पार्टी में अगर देखे होते तो आज पार्टी सुधर गई होती। आज पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी के मुखिया जब तक एक व्यक्ति हुए उनसे तब से पार्टी गर्त में चलती जा रही है और इनकी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि उस गांधी परिवार के अतिरिक्त एक शब्द कोई बोल दे। अगर बोलेगा तो जैसे 23 बड़े नेता निकाल करके बाहर कर दिए गए, तवज्जो नहीं दिए गए, तो बचपन से थे, इनकी हैसियत नहीं है कि बोलते। हमारी पार्टी तो लोकतांत्रिक है, हमारी पार्टी में मंत्रियों को भी बोलने का अधिकार है, संगठन में रहने वाले लोगों को भी अधिकार है और मैं प्रवक्ता हूँ, मुझे भी बोलने का अधिकार। इनको ये तोते की तरह रटी रटाई कांग्रेस और सपा के लोग बोलते हैं, ये बात करेंगे। अरे जनता के बीच में जाकर के ये बात बोलते, जनता के प्रति जवाबदेह होते तो आज ये पार्टी मजबूत हुई होती। चलिए ओपी सिंह जी आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं। ओमकार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। ओमकार जी, तमाम आरोप ओपी सिंह जी ने लगाया है कि हमारी अभी आ रही है आवाज ओमकार जी आप तक? चलिए उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सपा से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। सुनील जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मंत्री सतीश द्विवेदी पीछे के गेट से क्यों निकले। इनका कहना है कि 2 गेट कहीं से भी निकल जाए, सपा को क्या दिक्कत है उसमें? चलिए सुनील जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपसे जानना चाहूंगी आखिर सर इन लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि अंतरकलह सामने निकल कर आ रहा है, जो बैठक हुई है उसमें अंतर विरोध हुआ है, कुछ विधायक नाराज है। आप सुनिए, ये बताइए, आप भी चैनल चला रहे हैं, कहीं अंतरकलह आपको दिखाई पड़ा? राय तो हम देने के अधिकार रखते हैं, हम अपना विचार रखने के अधिकार रखते हैं। अंतरकलह की बात जहाँ तक है तो आप भी तो चैनल चला रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है कहीं अंतरकलह है। लेकिन कांग्रेस का अंतरकलह देखिए, सपा का अंतरकलह देखिए, आप अन्य पार्टियों के, हमारी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे यहाँ तो सर्वसम्मत से निर्णय होता है। हमारे यहाँ जो निर्णय होता है वो छोटे कार्यकर्ता से लेकर। चलिए ओपी सिंह जी इतने आरोप इन्होंने लगा है तो इनसे पूछ लेते हैं आखिर किस आधार पर लगा है इन्होंने। हमारे साथ अनिल भारद्वाज वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, पहले एक कमेंट उनसे ले लेते हैं कि आखिर इस बैठक को लेकर उनकी क्या राय है। अनिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी। बैठक हो रही है यूपी में 2 दिन से, बीएल संतोष वहां पहुंचे हैं, आप क्या देख रहे हैं इस बैठक में? आखिर क्यों 2 दिन तक ये बैठक चल रही है और विपक्ष का लगातार आरोप है कि अंतरकलह है, आप कैसे देखते हैं इस बैठक को?
देखिए, इसको सिर्फ अंतर कला से नहीं जोड़ा जा सकता है। बात होती है कि चुनाव यानी विधानसभा चुनाव है 2022 में, उसकी तैयारी को लेकर भी इसको देखा न जाना चाहिए। पार्टी जब सत्ता में रहती है तो तमाम तरीके की समस्याएं आती, नाराजगी बढ़ती है, और नाराजगी है, ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार से सभी उसके कार्यकर्ता, पदाधिकारी या विधायक खुश हैं, मंत्री खुश हैं, लेकिन ये जो समीक्षा बैठक चल रही है वो टोह लेने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आप 2022 के चुनाव में भाजपा किस स्थिति में है, उसी को लेकर के जानकारी ली जा रही है। और ये तमाम जो अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि ये परिवर्तन होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। थोड़ा बहुत होगा तो मंत्रिमंडल में बढ़ाया जा सकता है, प्रदेश पदाधिकारियों में थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी कुछ होने नहीं जा रहा। तो कुल मिला करके शुद्ध रूप से ये विधानसभा चुनाव की समीक्षात्मक तैयारी, यानी उसके पहले क्या क्या वोट बिछाई या क्या समस्याएं हैं, उसको देखने, उसको समझने के लिए बैठक की जा रही है। जी चलिए, हमारे साथ सुनील सिंह जी लगातार जुड़े हुए। सुनील जी, आपसे एक कमेंट ले रही हूँ मैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अंतर कला है, मंत्री सतीश द्विवेदी जो है वो दूसरे गेट से आखिर क्यों निकले, तो इनका कहना है, ओपी सिंह जी का कहना है कि 2 गेट थे, कहीं से भी निकल गए, विपक्ष को क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत की नहीं है। बात सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं मान रहे, मुख्यमंत्री संगठन मंत्री की बात नहीं मान रहा है। हमारा प्रदेश है ना, हमारा प्रदेश, हम अपने प्रदेश के सरकार की हालात पर नजर रखेंगे ना। जब चुनाव आएगा तो हम नेताओं पर नजर रखेंगे। इस समय की सरकार है ना, हमारे सरकार की क्या स्थिति है, हमारी सरकार किस परिस्थिति में है, हमारी सरकार का मुखिया क्या किस तरह से अहंकार के आतंक में डूबा हुआ है। हमको अधिकार है कि नहीं, उत्तर प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते मुझे अपने सरकार के काम काज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का और जानकारी रखने का अधिकार है कि नहीं है? हम भी तो इस प्रदेश के नागरिक हैं। लेकिन जब वो जब कह रहे हैं सुनील जी की बैठक कोरोना को लेकर हो रही है, आगे क्या ले सकते हैं निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में, तो फिर आखिर क्यों ये सवाल कि 2022 के चुनाव को लेकर कोरोना को लेकर के हो रही है, तो एक साथ बैठक क्यों हो रही है? क्यों मुख्यमंत्री से अलग बैठक हो रही है, उप मुख्यमंत्री से अलग बैठक हो रही है, कानून मंत्री से अलग बैठक हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य से अलग बैठक हो रही है, अलग अलग इन लोगों से का राय लिया जा रहा है क्या कि कोरोना को कैसे ठीक किया जाए? अरे क्या खेल हो रहा है, आप सब जानती हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। ओम प्रकाश जी भले नहीं जान रहे हैं, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश का बच्चा जान रहा है कि क्या खेल चल रहा है। चलिए, ओमकार जी कहिए, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने भाई ओपी से कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा शर्म से डूब मरो, तो मैं हूँ निर्लज्ज बेशर्म, तो मरने का इंतजाम इन्हीं से कहिए करें कुछ, ताकि ये प्रसन्न रहें, आनंद से रहें। भाषा पे थोड़ा कमान करके बात करिए, अपना विरोध करिए, मगर इतनी मर्यादा मत तोड़ दीजिए कि वो अच्छी ना लगे। हैं, हम मरने को तैयार है अगर आप खुश हैं, लेकिन हम अपने से नहीं मर पाएंगे, आपको ही मारना पड़ेगा, हम हैं बेशर्म। समझ गया आप? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आप जब मंथन कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि कम से कम ऐसी नीति बनाइए कि जहरीली शराब का बनना बंद हो। 17 से मुख्यमंत्री जी हैं और आज 21 हो रही है, और कम से कम 10 बार कांड हो चुके हैं, और उसके बाद भी शराब जो है जहरीली बंद नहीं हो रही है। बंद किसी एक्साइज कमिश्नर को सजा देने से कुछ नहीं होगा। ऐसे सख्त नियम बनाइए कि जहरीली शराब का बनना बंद हो। जिस थाने के अंतर्गत ये हो रहा हो, उस थाने के सारे लोगों पर मुकदमा होना चाहिए, ताकि वो, और उनको जेल होनी चाहिए, ताकि वो जान जाएं कि हम यहाँ पर इस तरह से गैर कानूनी रूप से शराब यहाँ पर नहीं बनवा सकते हैं, बनवाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो इस तरह की जब सख्ती कीजिएगा तभी ये रुकेगा, और नहीं तो ऐसे ही गरीब मरते रहेंगे और आप बार बार 10 आदमी को सस्पेंड करेंगे और ट्रांसफर करेंगे। ये कोई पनिशमेंट नहीं है। एक चीज ये कर लीजिए। दूसरी चीज, वैक्सीनेशन को जितनी जल्दी बढ़ा सकते हैं बढ़वा दीजिए। बढ़वाएंगे जितना आप, उतना ही प्रदेश का फायदा होगा, और नहीं तो थर्ड फेज अगर आ गई तो आप परेशान हो जाएंगे। और तीसरी चीज अंतिम, वो ये कि आप जो हैं इस पूरे प्रकरण को सीरियसली लीजिए, और जितने भी पीएचसी हैं उन पे डॉक्टर्स की नियुक्ति कीजिए। आपके 4000 पीएचसी में कम से कम
1500 PSC ऐसी हैं जहां डॉक्टर नहीं है, और हम आपको लिस्ट दे देंगे। आप उन पे डॉक्टरों की नियुक्ति कराइए, वहां स्टाफ करवाइए, ताकि थर्ड फेज से आप निपट सकें। धन्यवाद। चलिए ओपी जी का ये कुछ कह रहे थे आप। सुझाव दिया है, मैं स्वागत करता हूं और बड़ा उन्होंने रचनात्मक सुझाव दिया है, लेकिन मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूं। बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक क्या हो गई, रात भूचाल आ गया। लगता है भारतीय जनता पार्टी पहली बार लखनऊ में बैठक कर रही है, इसके पहले कभी बैठक नहीं किया, इसके कभी पहले मंत्रियों की बैठक नहीं किया, इसके पहले कभी संगठन का बैठक नहीं किया। मैं एक बात, दूसरी बात, ओंकार जी जो मरने और मारने की बात कर रहे हैं, देखिए हम क्या मारेंगे, जिसको जनता मार रही है। अगर जनता न मारती तो 3 दशक से आप उत्तर प्रदेश के राजनीति से बाहर न होते। जनता न मारती आपको तो 7 साल से केंद्र में आप बाहर न होते। जनता न मारती तो आपका पूरे देश के अंदर केवल 4 प्रांतों को छोड़ करके सारा साम्राज्य खत्म हो गया। तो देखिए जी कुछ कह रहे हैं शायद। सुनिए, हम चाहे कुर्सी पर बैठे या आप पीछे बैठे, ये काम जनता करती है, इसमें अहंकार करने की जरूरत नहीं है। आप लेकिन ओपी सिंह जी इन्होंने कुछ राय दी है, इन्होंने कुछ राय दी है, उस पर भी कुछ बोलेंगे आप? स्वागत किया, पहले सुना नहीं क्या आपने? मैंने कहा कि ओंकार जी ने कुछ सुझाव दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिया है। मैंने इसको पहले ही कोई बात शुरू करने के पहले दिया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि दोनों पार्टियां जितनी हमारी पार्टी की चिंता कर रहे हैं कि साहब बैठकें हो रही है, का ये इतनी जो है वो अपने पार्टी के अंदर मंथन करते कि हमारा क्यों इसको गिरता जा रहा है, क्यों जनता हमको नकार रही है, तो ज्यादा इनको फायदा होता। मैं इनको ओंकार जी को सुझाव दूंगा कि दूसरों पार्टियों में झांक ताक करने के बजाय अगर अपनी पार्टी को मजबूत कर ले तो प्रदेश में और देश में इनका भी भला हो सकता है। चलिए, हमारे साथ अनिल जी लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगी, बैठक 2 दिन से चल रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से इसको लेकर विरोध लगातार जारी है। आपको क्या लगता है, अगर किसी पार्टी की कोई बैठक हो रही है चुनाव को लेकर, तो उससे आपत्ति होनी चाहिए? जी अनिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? विपक्ष का काम ही है सवाल खड़े करना। अगर विपक्ष सवाल नहीं खड़ा करेगा तो सत्ता पक्ष जो है निरंकुश हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है। हालांकि जो सरकार पे सवाल कम उठा करके पार्टी पर जो सवाल उठाया जा रहा है, वो आपको हर पार्टियां देखें कि अब हर पार्टी बैठक करती है अपने कार्यक्रम को लेकर के, आगे क्या करेंगे, भविष्य में क्या करें उसको लेकर के। लेकिन इस समय जो लग रहा है कि जो भाजपा की बैठक है वो एक सिर्फ विधानसभा चुनाव पार्टी में जो असंतोष की बात निश्चित रूप से है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि असंतोष नहीं है। और ये जो विपक्षी दल चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं, वो ठीक बातें कर रहे हैं कि ये जो आंतरिक असंतोष है, यानी सरकार को लेकर के खास तौर पे, अभी सपा के वक्ता ने कहा कि हमारी सरकार है, हम सवाल उठाएंगे। जाहिर सी बात, अच्छी बात है, सवाल उठाना ही चाहिए। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके से कि जो गैर वाजिब टाइप कहे जाएंगे, या मतलब जरूरी नहीं है, अपनी पार्टी को भी देखना चाहिए। मेरे कहने का ये है कि जो भाजपा की 2 दिन की बैठक है, वो कुल मिलाकर के पार्टी के विधायकों को न बुला करके उसमें एक तो मुझे लग रहा है कि असली जो फीडबैक लेने की बात हो रही है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मंत्री जितने हैं वो और विधायक अलग अलग स्थितियों में बताते हैं। क्योंकि हर क्षेत्र को का प्रतिनिधित्व मंत्री नहीं करता है, विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसी को चुनाव लड़ना है। उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री चुनाव लड़ने उसके क्षेत्र में नहीं जाएगा, इसलिए विधायकों को भी बुलाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि इस बात को लेकर हो सकता है भाजपा का नेतृत्व मंथन कर रहा होगा, या तो एक बात ये भी हो रही है, कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि काफी हंगामा हो जाए, इस वजह से नहीं बुलाया जा रहा है विधायकों को, ये भी कहीं डर है ना नेतृत्व को। इस बात को लेकर के कयास लगाया जा रहा है, जो देखना चाहिए नेतृत्व को कि हम वाकई में अपनी समीक्षा कर रहे हैं तो कहाँ तक है, कहाँ तक पहुंचे, आगे क्या होगा। तो विधायकों को भी अपने साथ
बैठक में शामिल करना चाहिए। जी चलिए, सुनील सिंह जी आपसे एक कमेंट लूंगी। आप लगातार बैठक, आप कह रहे हैं कि बैठक के बारे में हम सब जानते हैं, यूपी के लोग भी जानते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, इनकी बैठक पर तो तमाम विपक्षी दलों की नजर है, लेकिन सपा की यदि बात करें तो आपको भी मंथन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी लगातार सत्ता वापसी की बात तो कर रहे हैं। तो सुनील जी से हमारा शायद कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओमकार जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। ओपी सिंह जी ने तमाम आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर, कहिए। सिंह जी ने जो बताया है, हम कोशिश करेंगे कि अब उनकी सरकार को हटा के स्वयं सरकार बनाएं, और उनकी शुभकामनाएं चाहिए मुझको। बाकी और हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब आदमी कुर्सी पर बैठा होता है तो उसको अभिमान हो जाता है, और अभिमान होने के बाद ये सब दिक्कतें आती। अपना भूल जाता है कि उसको भी कभी 2 सीटें मिली थी, तभी उसको भी 1 सीट मिली थी, वो अपना भूल जाता है। लेकिन ओमकार जी आपसे मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ। आपने जहरीली शराब की बात लगातार की है कि इतनी मौतें हुई है, लेकिन आपने इन 4 सालों का डेटा तो बताया, लेकिन 4 साल के पहले का जो डेटा है वो आपने नहीं बताया। क्या उसके पहले कोई मौत नहीं हुई है जहरीली शराब से यूपी में? नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहा बहुत दिनों से है। 2015 में भी बलियाबाद में 25 आदमी मरे थे जब सपा का शासनकाल था। उन्होंने भी अनिल गर्ग एक्साइज कमिश्नर से उनको ट्रांसफर कर दिया था। ये ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई सुधार नहीं है कि आप एक ट्रांसफर कर दीजिए तो वो हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, आप कोई ऐसी ठोस रणनीति बनाइए कि क्राइम को कैसे रोकें। अगर क्राइम नहीं रोक पाते हैं तो इसका मतलब जितनी सरकारें हैं सब ऐसा अपना मस्ती है, मर गया कोई मर गया, हत्या हो गई, जहरीली शराब से मर गया, कोई बात नहीं, सब ठीक से काम चल रहा है। 4 आदमी तारीफ करने वाले मुख्यमंत्री की मिलेंगे, तो वो मतलब नहीं। मैं यही सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ठोस नीति बनाइए। जब तक ठोस नीति नहीं बनाएंगे तब तक आप इस पर सफल नहीं हो पाएंगे। और ऐसे बोलने को तो आप बोलते हैं ये कोरोना में कि मुख्यमंत्री कोरोना में थे और वो क्या कहते हैं 7 जिलों को दौरा किए। अरे भाई, दौरा करने से क्या होता है? बरेली में आप दौरा कर रहे हैं और आप ही के केंद्रीय मंत्री गंगवार साहब कह रहे हैं मेरी डॉक्टर सुन नहीं रहा है, तो ऐसे दौरे से क्या फायदा है? आपने कोई एक्शन लिया? मंत्री से बात की आपने? मंत्री का बयान उसके बाद आया कि हमारी मुख्यमंत्री से बात हो गई, उन्होंने सब ठीक कर दिया। तो ये सारी चीजें, पचौरी जो कानपुर के एमपी हैं, पचौरी साहब कह रहे हैं हमारी कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ पर कानून मंत्री इनके कह रहे हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो अब इस तरह की चीजें जब हो रही हैं तो भाई इसको आपको देखना है ना। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे नदियों में लाशें बहाई गई और नदी के किनारे गाड़े गए। पूरे देश में हर जगह न कोरोना फैला, लेकिन कहीं कोई नहीं हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश में हुआ। ये इस पर चर्चा पहले भी हो चुकी है ओमकार जी, लेकिन उसमें चर्चा में ये सामने निकल कर आ रहा है कि वो जो फोटोज वायरल की गई है वो 2018 की फोटोज है, जिसे कोरोना से जोड़कर बताया गया है विपक्ष पार्टी ने। विपक्ष ने नहीं बताया है, अखबार ने बताया है, और ये अखबार की न्यूज है, हम नहीं बता रहे हैं। और वो तब से 18 में वो वहां पर हुए थे, 18 से आज तक ऐसे ही लाश पड़ी हुई थी, आज सबको निकाला जा रहा है। बच्चा हमको समझ सकता है सब लोगों ने, इन लोगों ने ये ऐसे आंख में धूल झोंकते हैं जैसे कोई सीमा नहीं है। अरे भाई, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो है उसको स्वीकारिए, उस पर इलाज कीजिए। आप बताइए, आपने अरबों रुपया खर्च कर दिया गंगा की सफाई में और इतनी लाशें आपने बहा दी। आपको याद होगा अभी हाल ही में भगवती सिंह जी पूर्व मंत्री थे, उनका निधन हुआ था और उन्होंने अपने बिल में लिखा था कि हमारी डेड बॉडी जो है जलाई न जाए, मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाए पढ़ने के लिए। और वो मेडिकल कॉलेज वाले आए, उनके डेथ के बाद उनकी बॉडी ले गए और उसमें जब उनको पता लगा कि कोरोना पॉजिटिव है, टेस्ट हुआ उसका, तो उन्होंने उसको वापस कर दिया और फिर उनको जलाया गया। जब एक बॉडी मेडिकल कॉलेज में छात्रों को नहीं पढ़ाई जा रही है और कोरोना से इन्फेक्शन बॉडी जो है वो पानी में बहाई जा रही है, उसके बाद जो बीमारी पैदा होगी उसका क्या इलाज होगा? कभी किसी ने सोचा इस बात को? इन सब चीजों को सरकार को देखना चाहिए और अगर आप कोई व्यवस्था कर रहे हैं तो उसमें इसको सुधारिए, कोशिश कीजिए। आपने इतने बड़े बड़े पुल पे आपने जाले लगवा दिए कि कोई अपना वो जो है जो हवन करते हैं, हवन। लेकिन ओमकार जी एक और सवाल है, ये जो आप बोल रहे हैं उससे एक और चीज, आज एक और खबर सामने आई है जहां वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, तो राजस्थान से खबर आ रही है कि वहां वैक्सीन कूड़े में मिले हैं। सुनते रहिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी महाराष्ट्र के बाद। आज ही मैंने सुना है कि वहाँ कूड़े में वैक्सीन मिली है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। अलीगढ़ में भी तो मिले हैं, आप ही यहाँ न्यूज आई है अलीगढ़ में मिले 29 वैक्सीन। ये गलतियाँ तो चलिए ओपी जी कुछ कह रहे हैं, आप कहिए।
मेरा ये कहना है कि खैर लास्ट की बात हो रही थी, कांग्रेस की तो इतिहास है लाशों पर राजनीति करने की, वो करेंगे 2018 की लास्ट थी कि 2020 की थी। एक बात कही ओंकार भाई साहब ने कि आपकी शुभकामना होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आपको हटा करके और मेरी सरकार वहां बन जाए। खैर मैं ये शुभकामना तो ओंकार जी नहीं दे सकता, मेरी शुभकामना से आपकी सरकार नहीं बनेगी, जनता की शुभकामना से सरकार बनेगी और जनता ने जहां जहां शुभकामना दी वहां बने। और जनता ने ऐसी भी शुभकामना दी कि आपका नेता जो है एक सीट जो था वो अमेठी का वो भी हार गया। हाँ, एक चीज की मैं शुभकामना दे सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही ओम प्रकाश सिंह एक नागरिक हैसियत से कि भगवान करे कि कांग्रेस का अध्यक्ष माँ बेटा में से एक ही हो, कोई दूसरा अध्यक्ष न बनने पावे। जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा है, सोनिया राहुल ओमकार जी कुछ कह रहे हैं, ओमकार जी कहिए। लेकिन विजयी भाव का आशीर्वाद आपको देना चाहिए। वो जनता ने हो रहा था, वो सबसे बड़े जब अर्जुन ने बाहर चलाया वो हमारे भाव देने से नहीं होगा। दे सकता हूँ और फिर विजयी भाव का आशीर्वाद दिया और लड़े। ये शुभकामना मैं दे सकता हूँ। ओमकार जी लेकिन एक बात आपने स्वीकारी नहीं, मैंने आपसे राजस्थान का बोला कि वहाँ वैक्सीन कूड़े में मिले तो आपने ये बात स्वीकारी नहीं, ये बात स्वीकार रहे आप? मैं बता रहा हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दूं 10 मई 2021 को भारत सरकार ने जो लिस्ट निकाली उसमें महाराष्ट्र में टोटल जो है 1,81,00,000 आज उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है जहाँ कोरोना ओपी सिंह जी आपके पास भी आऊंगी, पहले इनसे मैंने इनसे जो सवाल किया उसका जवाब देते हैं। कहिए ओमकार जी। 1,79,70,191 क्या कहते हैं उन्होंने वैक्सीन लगाई है महाराष्ट्र ने, और दूसरे नंबर पे है राजस्थान जिसने 1,41,00,000 लगाई है, और तीसरे नंबर पे है गुजरात जिसने 1,39,00,000 लगाई है, और उत्तर प्रदेश है 1,08,00,000। ये है उत्तर प्रदेश की। और ये बाकायदे क्या कहते हैं भारत सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है लेकिन पत्र तो झूठा नहीं हो सकता ना, जो स्वास्थ्य मंत्री ने भेजा है राजस्थान में ओमकार जी के कूड़े में मिले हैं 2900 डोज मिले वैक्सीन के। अरे भाई ये सवाल मत पूछिए, कितने सवाल इनसे मत पूछिए। आपको मालूम नहीं शायद 29 डोज कहाँ मिला है? ये पत्र लिखा है स्वास्थ्य मंत्री ने, ये मैं पत्र झूठा नहीं बता रही हूँ, आप ही को आप स्वीकार ही नहीं रहे कि डोज आपने आंकड़े बता दिए, लेकिन ये नहीं स्वीकारा। आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ डोज पर नहीं होने चाहिए, ऐसे कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। नहीं, ये चीज हमारे पास जानकारी नहीं है जो आप बता रहे हैं, लेकिन ये वाली जानकारी जो अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में तो 29 डोज फेंके गए हैं। और खान करके क्या कहते हैं नर्स थी जिसने फेंके थे, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है और वो कह रही है हमने नहीं फेंका है, और सीएमओ कह रहे हैं कि ये इन्होंने फेंका है। चलिए ये मैं हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ सवाल लेते, उनसे कमेंट लेते हैं। क्या लगता है सर, लाश पर राजनीति, वैक्सीन पर राजनीति, कोरोना पर राजनीति, अब बैठक हो रही है तो भी राजनीति, इतनी राजनीति कितना सही और कितना गलत समझते हैं आप इसे? देखिए पार्टियों को लेकर के, बैठक को लेकर के राजनीति हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना को लेकर के, बीमारी को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के राजनीति हो रही है वो निहायत ही निचले स्तर की राजनीति मैं कहूँगा। आप देखिए कुछ लोगों ने फैलाया कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कुछ लोगों ने कहा कि ये वैक्सीन कैसी है, विदेशी वैक्सीन ले आइए, इस तरीके की तमाम तो बातें की गई और भ्रम फैलाया गया। उसका भी नतीजा है कि 45 के ऊपर जो लगना था उस समय तमाम अस्पताल खाली पड़े हुए थे, कोई जा नहीं रहा था कि हम लगवाएं, कोई ये बीमारी में तमाम भ्रम भी फैलाए गए। तो ये जो राजनीति है बीमारी को लेकर के यानी सफर को लेकर के भी जो सियासत की जा रही है वो बहुत ही निकृष्ट किस्म की सियासत है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि बीमारी ये महामारी है, महाबीमारी है, इसमें कोई भी सरकार होती, जो मुझे लगता है कोई भी सरकार होती वो पास हो सकती और न पूरी तरीके से पास और न पूरी तरीके से फेल, वो जीत वाली किसी सरकार जो कोशिश कर रही है वो भी ठीक है। और वाकई में जो बीमारी से लोग मर रहे हैं, जो समस्या होती अपनी जगह है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो राजनीति बीच हुई है वो मैं कहता हूँ तो बहुत ही बेकार, और वाकई में जनता के लिहाज से देखा जाए
ये भ्रम फैलाने वाली स्थिति थी। और इसका जो राजनीतिक दल कहते हैं ना नेता की, इसका जनता बताएगी चुनाव में क्या होगा, तो वाकई में जनता बताएगी दोनों पक्षों का, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि कोरोना काल में जब आदमी मर रहा था, पीड़ित था, दवाइयां न मिल रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तो वो लोग कहाँ थे, किस आम आदमी हमारे किसके पास थे, आम आदमी के पास थे, क्षेत्र में थे, कहाँ थे, ये जरूर पूछा जाएगा सवाल। चलिए ओपी सिंह जी, आपसे एक जवाब लूंगी, मैं एक कमेंट लूंगी। ओमकार जी का कहना है कि मुख्यमंत्री जो दौरे कर रहे हैं वो किस काम की, जब कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए ऐसा है कि अगर दौरा करेंगे मुख्यमंत्री तो भी कांग्रेस सवाल उठाएगी, और मुख्यमंत्री दौरा नहीं करेंगे तो भी सवाल उठाएगी। ये तो कांग्रेस के पास सवाल उठाने के अलावा और कुछ तो बचा नहीं है। आप देखिए, जिस समय से कोरोना चल रहा है तब से एक पार्टी केवल भ्रम पैदा करने के अलावा, भड़काने के अलावा, गलत बयानबाजी करने के अलावा कोई पॉजिटिव या रचनात्मक काम किया हो तो आप हमें बताएं। नंबर 1। नंबर 2, आप हमको एक ऐसा दिखा दीजिए स्क्रिप्ट जिसमें इनके पार्टी के नेताओं ने इस महामारी में जनता के बीच जाकर के सेवा किया हो, जनता के बीच जाकर के उन्होंने कोई कार्यक्रम किया। बड़े दिनों बाद इनकी पार्टी की राष्ट्रीय नेता आदरणीय सोनिया गांधी ने कुछ सामान जब थूथू होने लगी तो जाकर के रायबरेली में भिजवाया। अमेठी में जो हार गए राहुल गांधी जी, जिनका पुश्तैनी क्षेत्र था, वहां भी नहीं भिजवाया। प्रदेश में इन लोगों ने क्या किया? मैं ये कहता हूँ, चैनल पर हम जितना बढ़ चढ़ के बात कर रहे, लेकिन जनता है वो सब जानती है, जनता देखती है, और जनता उसी का जब चुनाव आती है, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो, जनता फिर उसके हिसाब से अपना फैसला करती है। आप बताइए, कोविड-19 पॉजिटिव थे हमारे मुख्यमंत्री जी, उस दौरान भी वो लगातार प्रदेश की चिंता करते थे, मॉनिटरिंग करते थे। निकलने के बाद पूरे देश के अंदर, ये मैं कहता हूँ कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के, जितना दौड़ा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, बीमारी के हालात के बावजूद 60 जनपदों में, 18 मंडलों में और 97 गांव में जाकर के दौरा किया है। जमीनी हकीकत को जाना है, जमीनी जो है व्यवस्थाओं को जाना है। ये क्या बात करेंगे आप बताइए? नंबर 1। नंबर 2, इनके जो पार्टी के भाई बहन हैं और माता जी हैं, सुबह उठने के बाद उत्तर प्रदेश में कहां बादल बिजली कड़की, कहां बारिश हुई, ट्विटर पर आ जाता। क्या इनके अंदर इतनी संवेदना है कि जो महाराष्ट्र की घटना हो रही है, पंजाब की घटना हो रही है, राजस्थान की घटना हो रही है, छत्तीसगढ़ की घटना हो रही है, और इनके जो संयुक्त प्रयास से जो प्रदेशों में सरकार है, क्या इन्होंने वहां कभी सवाल उठाया? क्या उन्होंने वहां सवाल उठाया जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और विपक्षी पार्टियों की सरकार है? चलिए ओपी सिंह जी, आपकी तरफ समय बहुत कम है, एक आखिरी कमेंट मैं ओमकार जी से लेना चाहूंगी। ओमकार जी, क्या कुछ कहेंगे? इतने सवाल इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर खड़े किए हैं। हमारे मित्र सिर्फ अपने मुख्यमंत्री के काम को जानते हैं और किसी दूसरे मुख्यमंत्री के काम को नहीं जानते। छोटा सा आपको आंकड़ा दे रहा हूं मेरे मित्र। उत्तर प्रदेश में 31 तारीख को जो रिपोर्ट भारत सरकार की निकली है पूरे राज्यवार, उसमें टोटल उत्तर प्रदेश में 20,346 मौतें हुई हैं और 138 मौत जो है वो 31 तारीख को, 138। आपने बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। अब आ जाइए आप छत्तीसगढ़ में, टोटल मौतें हुई हैं 13,016 और 31 तारीख को 37 मौतें हुई। 37 मौतें। सर बताइए, अभी बताइए, छत्तीसगढ़ की आबादी कितनी है, उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? इतना बता दीजिए यार, पढ़े लिखे आदमी आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप बताइए। आप सुन तो लीजिए, फिर राजस्थान में आ जाइए। अरे मेरे भाई, आबादी कितनी है? अरे मेरे भाई, छत्तीसगढ़ की आबादी कितनी है? अरे मेरे भाई सुन तो लीजिए। और राजस्थान में ले लीजिए, राजस्थान में 8,317 मौतें टोटल हुई, जिसमें 66 लोग 31 तारीख को मरे। और गुजरात में ले लीजिए, गुजरात अपनी पार्टी का भी ले लीजिए,
गुजरात में टोटल मौतें 9,815 और 25 आदमी 31 तारीख को मरे। सज्जन आदमी और किस पार्टी में आप प्रवक्ता हो मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में 8,006 आदमी टोटल मरे और 8 आदमी मरे। तो भाई हर आदमी मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली आप ही मेहनत कर रहे हो। मेरे चलिए, आप दोनों ही मुद्दे से भटक रहे हैं, अब आंकड़ों को लेकर बैठ गए। लेकिन ओमकार जी, आपसे मैं कहना चाहूंगी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी झूठे आंकड़े पेश कर रही है और एक तरफ आप आंकड़े बता रहे हैं। चलिए, दोनों मुद्दों से भटक रहे हैं। हम बात कर रहे थे बैठक को लेकर। फिलहाल समय की कमी के चलते मैं तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो बता दें, 2 दिन से यूपी में बैठक जारी है। पीएल संतोष संगठन मंत्री है जो यूपी पहुंचे हैं। दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है, मंत्रियों के साथ बैठक हुई है, लेकिन विधायक भी चाहते हैं कि उनके साथ भी अलग अलग बैठक हो। लेकिन सस्पेंस लगातार जारी है, मंथन लगातार जारी है, चिंतन लगातार जारी है। अब क्या कुछ सामने निकल कर आता है, उसके लिए आपको देखना होगा स्वदेश न्यूज। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।